हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 विच इज़ द सम नेचुरल फिनोमिनाज। तो हम लोग इनमें क्या करेंगे, इन सम नेचुरल फिनोमिनाज में कौन कौन से फिनोमिनाज आज हम लोग देखेंगे। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग करेंगे क्या इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसमें द लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि लीस्ट स्टडीड है, यानी कि सबसे कम अगर किसी भी नेचुरल फिनोमिना के बारे में साइंटिस्ट आज तक जान पाए हैं तो वो कौन सा है, वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग के बारे में स्टडी करना इसलिए भी टफ है क्योंकि एक तो जो भी इसको स्टडी करेगा उसकी लाइफ को भी खतरा है ना, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और ये तो आप सभी जानते हो, अगर किसी के ऊपर है ना अगर आकाशीय बिजली पड़ी हुई हो तो उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये लीस्ट स्टडीड है अभी तक, बिकॉज इसको ज़्यादा स्टडी करना प्रेफर ही नहीं किया जाता। साइंटिस्ट को भी अपनी जान प्यारी है ना, तो इसलिए ये हमारा है लीस्ट स्टडीड। ओके, अभी देखते हैं सेकंड हम लोग इसमें करेंगे स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रीक पर्सन्स, तो जो ग्रीक पर्सन थे है ना, यूरोप से जो ग्रीक पर्सन थे वो क्या जानते थे। स्पार्क, यस, जैसे कि स्पार्क हो रहा होता है वायर्स में, है ना, देखा हुआ है ना। तो उस स्पार्क के बारे में ग्रीक पर्सन क्या जानते थे जी, हम लोग देखेंगे इसमें। देन द चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे कि रब करने से, जैसे कि दो सरफेसेस को एक दूसरे के साथ रब करोगे, जैसे एक सरफेस जी है, एक सरफेस यहाँ पड़ी हुई है, दोनों सरफेसेस को एक दूसरे के साथ अगर इस तरह से रब करोगे तो क्या होगा, तो ये दोनों सरफेसेस के ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये चार्ज कैसे इंड्यूस होगा, किस तरह से इंड्यूस होगा, क्यों इंड्यूस होगा, ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, देन इसके बाद हम लोग करेंगे इस चैप्टर में द टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो हम लोग देखेंगे कितनी टाइप्स के चार्जेस होते हैं हमारे पास, द टाइप्स ऑफ चार्जेस। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका ट्रांसफ़र। ओके, के चार्जेस का ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाता है। ओके, एक से दूसरी तरफ किस तरह से हम लोग चार्जेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आज हम लोग आधा चैप्टर करेंगे, आधा कल। ओके, तो करते हैं फिर आज का कार्यक्रम शुरू, विच इज़ चैप्टर नंबर 15। चलो, तो वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले वो पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करें। वो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ना क्लास 7th में विंड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, इन सब के बारे में तो पढ़ा हुआ है ना। ये सब क्या है, ये सब हमारे पास नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती हैं, है ना, कुदरती आफताएँ होती हैं। कोई भी आपदा, है ना, कोई भी कुदरती आपदा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको डैमेज, है ना, डैमेज वो आपको झेलना पड़े काफ़ी हद तक, तो वो बोल दिया जाता है। जिससे ह्यूमन लाइफ को भी, है ना, डैमेज होता है, प्रॉपर्टी को भी डैमेज होता है। साइक्लोन्स अभी रिसेंटली उड़ीसा में, है ना, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल में अम्फान, है ना, साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में। तो कितना ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, है ना। एक साइड पर कोविड-19 और एक साइड पर ये साइक्लोन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। So you also learn that we protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि हम लोग ना अपने आप को इस फिनोमिना से, इस नेचुरल डिज़ास्टर से कुछ हद तक बचा सकते हैं, है ना। बिल्कुल तो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता इन सब को, लेकिन हम लोग इसको, इसकी इंटेंसिटी को, यानी कि जो ये डैमेज कोज करेगा उसको हम लोग कम कर सकते हैं, है ना। ये भी देखा था हम लोगों ने क्लास 7th में, देखा था क्या आप लोगों ने, पढ़ा था, याद है। नहीं याद तो कर लो याद फिर दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर काम आएगा। सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिनाज। तो उन्होंने बोला ये साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, ये सब तो आप पढ़ चुकी हो, है ना। अभी हम लोग दो और ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज जो कि बहुत ज़्यादा है ना डैमेज कोज करते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, दोनों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं ये। ओके, तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे, सबसे पहला है लाइटनिंग। तो वो बोल रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिक पोल्स में कभी स्पार्क होते हुए देखा है,
स्पार्क, कभी आवाज़ सी आती है ना, कुछ जैसे आप देखते हो, अगर देखोगे तो लाइटनिंग सी हो रही होती है वहाँ पर, है ना, तो वो क्या है, वो क्या है, वो है स्पार्क। तो ये होता कब है, जबकि हमारी वायर्स काफ़ी लूज़ हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ टच करना शुरू कर देती हैं, है ना। तो ये तो वो बोल रहे हैं दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो वो बोल रहे हैं ये तो बड़ी इजीली हम लोगों को देखने को मिल जाता है, कब, जबकि हवा चल रही हो और हवा चलने की वजह से वायर क्या कर रही हो, हिल रही हो। ओके, तो हम लोग स्पार्क इजीली देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप ये भी देख सकते हो, अगर एक लूज सॉकेट में प्लग लगा हुआ है ना, एक सॉकेट है उसमें लूजली प्लग लगा हुआ है, ये मान लो एक सॉकेट है और इसके अंदर प्लग लगा हुआ है, अगर ये सॉकेट और प्लग उसमें जो लगा हुआ है वो थोड़ा लूज़ है, सॉकेट तो वहीं पर है लेकिन प्लग लूज़ है, तो क्या होगा, वहाँ पर भी आप स्पार्क देखोगे, है ना। तो वो बोल रहे हैं लाइटनिंग इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो लाइटनिंग भी क्या है, लाइटनिंग भी अ काइंड ऑफ स्पार्क, एक स्पार्क ही होता है लाइटनिंग भी, लेकिन बहुत मैसिव स्केल पर होता है, बहुत बड़े स्केल पर होता है। ओके, तो हमारे एंशियंट टाइम्स में, यानी कि प्राचीन काल में, जो हम लोग पीपल थे वो बिल्कुल नहीं जानते थे, यानी कि जो आदि मानव थे उस समय के, है ना, एंशियंट टाइम में चले गए, बहुत ही प्राचीन काल में हम लोग जाकर देखें तो जो वहाँ पर हमारे पास मनुष्य थे वो बिल्कुल नहीं जानते थे इस स्पार्क के बारे में, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वो वायर स्पार्क के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आसमां में तो बिजली उसी तरह से चमकेगी, लेकिन वो जानते नहीं थे इस चीज़ को। तो वो पता क्या मानते थे इस चीज़ को, वो सोचते थे कि ये ना कुछ दैवीय शक्ति टाइप है, कुछ ऐसा। लेकिन अब तो हम लोग जानते हैं ना कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, इसी तरह से। तो वो लोग लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा डरते थे, वो समझते थे कि गॉड ना हम लोगों को वो विज़िट करने वाले, और हो सकता है हम लोगों को हमारे कुकर्मों की सज़ा दे या कुछ ऐसा। तो वो कुछ दैवी शक्ति समझते थे इसको, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरते भी थे इससे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो आज अच्छे से जान रहे हैं कि ये लाइटनिंग होती क्यों है, बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस जो क्लाउड में, हमारे पास क्लाउड्स होते हैं, है ना, क्लाउड्स में जो चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है उसकी वजह से क्या होती है, लाइटनिंग होती है। ओके, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। तो वो बोल रहे हैं डेडली स्पार्क से बचने के लिए हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए, और ज़रूर से लेनी चाहिए, है ना। हम लोग नेचुरल फिनोमिनास, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनको हम लोग प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस बना करके, अपने आप को अवेयर करके, अपनी सोसाइटी को इस बारे में अवेयर करके क्या कर सकते हैं, इसके कोज को, इसके डैमेज को हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ग्रीक्स क्या जानते थे स्पार्क के बारे में। तो हम लोग सब जानते हैं ना सॉरी, 1617 में जो यूरोप था वो सबसे ज़्यादा एडवांस था उस वक्त, है ना। वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वहाँ पर बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, जैसे हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, है ना, जर्मनी में हुआ, रेनेसांस आया वहाँ पर। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यूरोप में हुई, जहाँ पर फिर उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने साइंटिफिक स्टडी की तरफ जाना शुरू किया। हर चीज़ के पीछे उन्होंने एक लॉजिक और एक रीज़न, ये दो चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसी वजह से क्या हुआ, यूरोप में काफ़ी एडवांसमेंट आई। ओके, थी नहीं, आई, पहले नहीं थी। लेकिन उस वक्त क्या था, हमारा एशिया में बड़ी डेवलपमेंट थी, वो बिल्कुल यूरोप के इक्वल था। लेकिन अभी तो हम लोग जान रहे हैं, है ना, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आप लोग, वैसे वैसे पता चलता जाएगा आपको कि हमारा एशिया बहुत सारे एरियाज़ में लैग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, है ना। यूरोप से हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं। हम लोग बहुत सारे सुपरस्टिशंस में मानते हैं, शायद इसी वजह से। पहले वो भी मानते थे, लेकिन फिर उन्होंने साइंटिफिक स्टडी को शुरू कर दिया। तो देखते हैं फिर क्या जानते थे ग्रीक्स कौन थे, यूरोपियंस। तो 1600 BC में क्या, फिर उन्होंने जाना क्या 1600 BC में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्बर को, ओके, व्हेन एम्बर वाज रब्ड विद फर इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो उन्होंने क्या देखा, जब हम लोगों ने एक एम्बर और एक फर
दोनों को जब रब किया एक दूसरे के साथ, तो जैसे हमारे बाल थे, है ना, उसने बालों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जो कि जिनका भार तो बिल्कुल ही नहीं होता है ना। हमारे सर पर कितने सारे बाल हैं, तो क्या हम लोग को भार लग रहा है इसका? नहीं लग रहा है ना। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे लाइट ऑब्जेक्ट थे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स your hair stand on, and if you take it off these clothes in the dark you even see a spark and hear a crackling sound। तो क्या उन्होंने बोला कभी आप लोगों के साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप लोग ऊन के कपड़े उतारे हो, पॉलिएस्टर के कपड़े उतारे हो, तो आपके ना बाल बिल्कुल खड़े हो गए, लेकिन अगर आप ये महसूस करोगे अगर आप उसको ना बिल्कुल बंद कमरे में, हनेरे में, है ना, बिल्कुल अंधेरे में अगर आप उसको क्या करोगे, अंधेरे में अगर आप उसको वो करोगे, कपड़े उतारोगे वो वाले, तो आपको ना एक स्पार्क भी देखने को मिलेगी वहाँ पर, और उसके साथ साथ एक क्रैकलिंग साउंड भी देखने को मिलेगी, है ना। ये ज़रूर करके देखिएगा, सबके साथ होता है, बिकॉज ऐसा होता ही होता है, बिकॉज पॉलीईस्टर का चार्ज और हमारी बॉडी का चार्ज दोनों अलग अलग चार्जेस होते हैं। ओके, सो यू इवन सी अ स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड। तो यही उन्होंने बोला। Now, in the 1752, Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena, not the essential, it is essentially the same phenomena। तो वो बोल रहा, फ्रैंकलिन ने क्या बोला 1952 में, वो क्या था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, ठीक है, अमेरिका से बिलोंग कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो ये हमारे जब हम लोग कपड़े उतार रहे हैं तो वहाँ पर स्पार्क हो रहा है, और जो लाइटनिंग में स्पार्क हो रहा है वो दोनों क्या है, वो सेम फिनोमिना है। तो लेकिन ये हो कब से रहा है, ये 2000 साल से हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है ना। हम लोग आज भी अगर ध्यान ना दें, हम लोगों को शायद पहले ना पता होता कि कुछ साइंटिफिक रीजंस है। अगर हम लोग भी अपने प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में, है ना, प्राचीन दुनिया में, एंशियंट टाइम में जी रहे होते, तो हमें भी क्या लगता कि कुछ दैवीय शक्ति टाइप है भाई। अभी अगर ऊपर से वो देवी देवता नीचे आ गए तो हमें हमारे को कर्म की सजा देंगे या ऐसा कुछ, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक टर्न्स। तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को ना कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए चार्जेस की, है ना, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना है इस चार्जेस के बारे में। सो वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई। तो वो बोल रहे हैं हम लोग ये भी देखेंगे ये लाइटनिंग के साथ कैसे भाई रिलेट कर रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो नीचे हो रही है, ऊपर कैसे कर रहा है, लाइटनिंग हो रही है, वो तो पता है चार्जेस की वजह से हो रही है, लेकिन देखेंगे कि रिलेशन क्या है इनका। So let us perform some activities to understand the nature of electric charges, but recall first what you might have placed as a game। तो वो बोल रहे हैं चलो कुछ एक्टिविटीज से देखते हैं कि, है ना, ये जो नेचर है इलेक्ट्रिक चार्जेस का ये है किस तरह का। तो वही वो क्या करेंगे, यस ये वाली एक्टिविटी की हुई है उन्होंने यहाँ पर, लेकिन ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वो बोल रहे हैं एक बॉल पेन लो, उसका रिफिल लिया, उसको रब करो, बहुत ज़्यादा रब करो पॉलीथीन के पीस के साथ। अभी कुछ स्मॉल पीसीस लो पेपर के, एंड टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड। ध्यान रखना कि आपने जो एंड को रब किया उसको हाथ नहीं लगाना। ओके, तो अभी क्या करना है, रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ। तो वो बोल रही हैं कि अभी क्या होगा, वो उस छोटे छोटे जो पेपर के पीस थे उनको उठा लेगा, है ना, चार्ज है उसमें तो वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये होता है, ये थी एक्टिविटी। वही चार्जेस बाय रबिंग, तो वही हो गया, है ना, रब करने से दो सरफेसेस को क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस होता है। When a plastic refill is rubbed with a polythene, it requires a small charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with a dry hair, it requires a small charge. These are called the charge object. तो वो वाले ऑब्जेक्ट जिनको रब किया, जिनके ऊपर क्या आ गया, चार्जेस आ गए, उनको क्या बोल दिया जाता है,
charged objects. So in the process of charging, the refill and the plastic bomb, polythene and here also get charged. तो ये सब भी क्या हो गए, उन्होंने बोला जो एक्टिविटी देखी हमने सबके सब चार्ज हो गए, इसलिए वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे. तो ये उन्होंने कुछ दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को, है ना, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, दोनों को रब करके देखो, फिर देखो वो अट्रैक्ट करें या नहीं करें. अट्रैक्ट करेंगे अगर तो उन्होंने अट्रैक्ट किया तो वो क्या है, वो चार्ज्ड बॉडी है. अगर उसने अट्रैक्ट नहीं किया तो वो क्या है, वो अनचार्ज्ड बॉडी है ना. तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करके देखना. नाउ द टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन. चार्ज तो देख लिया कैसे प्रोड्यूस हुआ, बाय रबिंग, है ना. अभी टाइप्स कौन कौन सी हैं चार्ज की, और चार्जेस में इंटरेक्शंस किस तरह से हो रही है ये भी देखेंगे. तो चलो ये एक्टिविटी करते हैं. सबसे पहले दो बैलून लिए, है ना. दो बैलून्स की इनिशियल स्टेट क्या थी, ये थी दोनों बैलून की इनिशियल स्टेट. दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया तो वो क्या हुआ, वो रिपेल करना शुरू कर गए. पहले ऐसे थे, अभी दूर दूर जाना शुरू कर दिया उन्होंने एक दूसरे से, है ना. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बैलून है इनका नेचर तो सेम है, दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं. तो दोनों पर क्या हुआ, दोनों पर सेम चार्ज आ गया, और सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसलिए ये बैलून्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. अभी फिर से रिफल जैसा करके देखो. दो रिफल्स को रब करो, ओके, पॉलीथीन के साथ, और उनको साथ में रख दो तो क्या होगा, वो भी एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे. लेकिन वहीं पर आप क्या करो, वो रिफल तो दूर दूर गए, बैलून्स भी, एक बैलून से दूसरा बैलून भी दूर गया. लेकिन अभी रिफिल को बैलून के पास लेकर आओ तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके. लेकिन इस केस में क्या था, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे. वहीं पर दो सेम रिफिल रखोगे, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन बलून और रिफिल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. तो अभी बोल रहे हैं कि हम लोग समराइज कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी इस एक्टिविटी में, है ना. तो बोल रहे हैं चार्ज्ड बैलून रिपेल चार्ज्ड बैलून. हाँ भाई, हमने अभी देखा एक चार्ज्ड बैलून दूसरे चार्ज्ड बैलून को रिपेल कर रहा है. बोल रहा है भाई मेरे से दूर रह, मेरे को बदबू आ रही है तेरे से. नहीं, बदबू नहीं आ रही, चार्ज का मतलब, है ना, चार्ज सेम था इसलिए. सो चार्ज रिफिल रिपेल्ड चार्ज रिफिल. वो भी बोल रहा है भाई दूर रह मेरे से, है ना, ऐसे पास मत आ, झगड़ा हो जाएगा हमारा, दूर दूर रह, इसी में हमारी भलाई है. सो बट अ चार्ज्ड बैलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल. तो अभी उनका आपस में तो झगड़ा हो गया, है ना. तो फिर वो क्या हुआ, उन्होंने रिफिल ने और बैलून ने आपस में दोस्ती कर ली. वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके. बैलून और बैलून लो, दोनों की सेम ताकत है ना, सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है. तो डोमिनेट कौन करेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा. तो इसलिए वो बोल रहे हैं भाई दूर रह. रिफिल्स के केस में भी भाई दूर दूर रह, रिपेल करें एक दूसरे को. लेकिन बैलून और रिफिल वो उनकी पक्की दोस्ती है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके. ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. ये चीज़ मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोली, दोस्ती और दुश्मनी, ऐसा रियल में नहीं होता. ओके. सो हमेशा जो चार्ज होगा, जो इक्वल होंगे, इक्वल एंड ऑफ द सेम चार्ज, यानी कि दो पॉजिटिव एक दूसरे को करेंगे रिपेल, और नेगेटिव और पॉजिटिव करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट. वहीं पर नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल. ओके. नाउ डज इट इंडिकेट that the charge on the balloons is of the different kind from the charge of refill? Of course, अगर बैलून और रिफिल के चार्ज का साइन, है ना, चार्ज का नेचर अलग अलग था, इसलिए तो उन्होंने अट्रैक्ट किया, अदरवाइज वो क्या करते, रिपेल करते. कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस? हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं ना फिर के दो तरह के चार्जेस होते हैं, है ना. सो कैन वी ऑल्सो से दैट चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल? ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी किया कि सेम तरह के चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जो अनइक्वल बोल रही हूँ,
जिनके साइन अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, ओके, यानी कि अनलाइक चार्जेस, वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं. सो इट्स अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड when it is rubbed with the silk as positive, the other kind of charge is said to be negative. तो वो बोल रहे हैं अगर आपने सिल्क और ग्लास रोड, सॉरी, वो बोल रहे हैं सिल्क और ग्लास रोड है ना, दोनों को एक दूसरे के साथ क्या किया, रब किया, एक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, वो आएगा नेगेटिव. ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जब भी दो सरफेसेस को रब किया जाता है उनके ऊपर जो चार्जेस आते हैं वो इक्वल अमाउंट में और ऑपोजिट साइन के होते हैं, अनलाइक चार्जेस एंड इक्वल इन अमाउंट. So it is observed that when a charged glass rod is brought near the charged plastic straw rubbed with a polythene, there is attraction between the two. तो उन्होंने बोला ग्लास रोड को जब हम लोग एक स्ट्रो के साथ है ना, प्लास्टिक स्ट्रो के साथ पास लेकर, सॉरी, हाँ ठीक बोल रही हूँ तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब हम लोग एक ग्लास रोड को एक चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रो के पास लेकर के आएंगे जिसको कि पॉलीथीन से रब किया था, तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनमें अनलाइक चार्जेस हैं. सो द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक. तो वो बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोगों ने रबिंग से प्रोड्यूस करें वो कौन सी हैं, स्टैटिक. तो स्टैटिक चार्जेस कौन से होते हैं, स्टैटिक चार्जेस वो वाले चार्जेस होते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन पर होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते. हमारे पास अगर मोशन में ले तो हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक चार्जेस होती हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास डायनामिक चार्जेस होते हैं, ओके. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रबिंग करने से क्या होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस ही आएंगे. सो दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप से चल नहीं सकते. व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन जब कोई भी चार्जेस वो मूव करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा. लेकिन आप लोगों ने तो उस सिल्क को पकड़ा है ना, पॉलीथीन को पकड़ा, आपको करंट महसूस नहीं हुआ वहाँ पर. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो चार्जेस क्या हैं, वो चार्जेस रेस्ट पर थे उस वक्त, ओके. सो द करंट इन अ सर्किट विच makes a bulb glow or a current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. तो वो बोल रहे हैं जिसकी वजह से आपके बल्ब जल रही हैं, आपकी वायर्स में हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि तार गर्म हो रही है, तो उसका क्या रीज़न है, मोशन ऑफ चार्जेस. चार्जेस क्या है, डायनामिक चार्जेस है, वहाँ पर वो मूव कर रही हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. नाउ द ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पर भी उन्होंने दी हुई है एक्टिविटी करें या सीधा आगे चले, चलो देख लेते हैं अभी. सो द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप. रिमेंबर दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं, एक्टिविटी करेंगे तभी पता चलेगा, ओके. मुझे पता है आपको समझाने के लिए एक्टिविटी ज़रूरी है. सो टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइडली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल. तो उन्होंने क्या बोला, एक जैम बोतल लो, भूख तो नहीं लगी किसी को जैम का नाम लेने से, तो एक जैम की बोतल लो खाली, ओके, भरा हुआ जैम नहीं लेना, खाली बोतल लो और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो जिसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू योर बोतल, ओके. नाउ द पर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी फिटेड. तो उन्होंने बोला एक होल करो जिसमें हम लोग को मेटल पेपर क्लिप लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग ओपन आउट द पेपर, वो बोल रहे हैं पेपर को ओपन कर लो जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ओके. नाउ कट द 2 strips of aluminium foil about 4 centimeter cross 1 centimeter each, hang them on the paper clip as shown. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. The charge a refill and touch it with the end of the paper clip. Observed what happened. तो वो बोल रहे हैं पेपर क्लिप को एक एंड से टच करके देखो, क्या ऑब्जर्व करोगे वहाँ पर आप लोग. सो इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप, तो क्या फॉइल स्ट्रिप पर कोई इफेक्ट आया, डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, क्या हो रहा है, उन्होंने रिपेल किया या अट्रैक्ट किया एक दूसरे को. नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द नीड ऑफ द पेपर क्लिप.
तो वो उन्होंने क्या बोला, एंड ऑफ द पेपर क्लिप, नॉट द नीड, द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, ठीक है। तो वो बोल रहे दूसरी चार्ज बॉडी को हाथ लगाओ, बिल्कुल एंड से हाथ लगाना है पेपर क्लिप की। सो डू फॉयल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस। तो क्या वो बोल रहे हैं कि क्या जो वो फॉयल स्ट्रिप है वो हर केस में एक ही जैसा बिहेवियर शो कर रही है आपको। कैन दी सेपरेटर्स बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि बॉडीज चार्ज हैं या अनचार्ज बॉडीज हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप रिपेल ईच अदर। तो वो बोल रहे हैं कि आप बता सकते हो कि फॉयल स्ट्रिप एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रही हैं। रिपेल तभी करेंगी जब उन पर क्या होगा, दोनों पर सेम चार्ज होगा। Now, the aluminium foil strip received the same charge from the charge refill through a paper clip. तो उन्होंने बोला एल्यूमिनियम स्ट्रिप के ऊपर भी सेम चार्ज आ गया जो कि रिफिल के ऊपर था थ्रू द पेपर क्लिप। पेपर क्लिप के थ्रू, पेपर क्लिप क्या था, वो मेटल थी और मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देती है अपने आप में से। Now, the strips carrying similar charges repel each other and they become wide open. तो उन्होंने बोला जो स्ट्रिप हैं वो एक दूसरे के साथ वो सिमिलर चार्जेस को, दोनों में सिमिलर चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और रिपेल करने की वजह से क्या होगा, वो काफ़ी वाइड ओपनिंग हो जाएगी वहाँ पर। सो सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरी चार्ज और नॉट। तो बोल रहे हैं हाँ ये डिवाइस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज बॉडी है। सो दिस डिवाइस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। ये घर पर ही आज हम लोग डिवाइस बना रहे हैं सारी, है ना, रोज ही बनाते हैं। चलो देन दिस वी सी दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। तो वो वहाँ पर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने अभी ये देखा कि एक चार्ज्ड बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज जा सकता है, लेकिन उसके बीच में क्या होनी चाहिए, मेटल, एक कंडक्टर होना चाहिए उनके बीच में। ओके, टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद द हैंड एंड you will find a change. You will find a change. The foil strip, they become to their original state. वो बोल रहे कि अगर आप दोबारा से पेपर क्लिप को अपने हाथ से पकड़ोगे तो क्या होगा, जो एल्यूमिनियम वो जो फॉयल स्ट्रिप थी वो अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगी वैसे ही जैसी पहले थी। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप टचिंग द पेपर क्लिप एवरी टाइम। तो वो बोल रहे हैं इसको रिपीट करके देखते जाओ, रिपीट करे जाओ। ओके, द रीज़न इज दैट द फॉयल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। तो वो बोल रहे हैं इतना काफ़ी देर बाद करने के बाद क्या होगा, उसमें चार्ज नहीं बचेगा। तो क्यों नहीं बचेगा, बिकॉज आप उसको बार बार टच कर रहे हो तो वो चार्ज अर्थन हो जाएगा। ओके, अर्थ में चला जाएगा वो चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू होते हुए। सो वी से दैट द फॉयल आर डिस्चार्ज्ड। तो अभी क्या हुई, वो पूरी की पूरी जो हमारे पास थी स्ट्रिप थी वो डिस्चार्ज हो गई। पहले उसमें चार्ज था, अभी वो डिस्चार्ज हो गई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो हम लोग अपने घरों पर भी अर्थिंग करवाते हैं, अर्थिंग करवाई जाती है ताकि कभी कभार लाइटनिंग भी हो जाए। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर भी वो लाइटनिंग जाएगी तो वो अर्थन हो जाएगी, है ना, अर्थिंग के थ्रू अर्थन हो जाएगी पूरी तरह से, उस बिल्डिंग को डैमेज नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल फिनोमिना के डैमेज को कम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा गया हो तो कल हम लोग स्टोरी शुरू करेंगे लाइटनिंग की, है ना। आज हम लोगों ने चार्जेस देखे हैं बेसिकली। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त। कल दोबारा से शुरू करेंगे। ओके, दोबारा से कहाँ से, स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ से, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। ओके, सो थैंक यू सो